नमस्कार, शहर का संग्राम देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में होने जा रहे हैं 47 नगर परिषदों के चुनाव के तहत सिंगरौली जिले के भी 2 नवगठित नगर पंचायतों में चुनाव होना है। जिले की सराई और बरगवा इलाके में 2 नगर पंचायतों का गठन हुआ है और यहां पर 5 ग्राम पंचायतों को मिलाकर बरगवा नगर परिषद का गठन किया गया है। 11,470 मतदाता पहले शहर की पहली बार सरकार चुनेंगे। नवगठित नगर परिषद बरगवा यूं तो पहले से ही समृद्ध है। यहाँ पर एक एल्यूमिनियम फैक्ट्री पहले से ही संचालित हो रही है। इसके अलावा बरगवा में सिंगरौली जिले का प्रमुख रेलवे स्टेशन भी है, लेकिन ग्राम पंचायत होने के चलते यहाँ विकास कम हुआ है। नाली, सड़क और पीने के पानी जो बुनियादी सुविधाओं में आता है, उनका यहाँ पर अभाव है। घनी आबादी क्षेत्र है, इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी से निवेदन करा कि, और उस निवेदन पर तत्कालीन उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी इतना सरल स्वभाव से उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, भाई दिन है आपका। उन्होंने तत्काल जिला हमारा जो नगर परिषद बना, बनते ही और मुझे चुनाव जैसे चुनाव आया, अब लग रहा है कि जो ग्राम पंचायतों के माध्यम से जो विकास होता था उसमें संभव नहीं था। मगर आज जो विकास की गति बढ़ रही, हम जो हमारे यहाँ के स्थानीय जनता थे, हमारे यहाँ के जो लोग थे, वो दर दर भटकते थे। मगर अब हमारा खुद का एक अधिकारी होगा जिसमें कमिश्नर रैंक का एक सीएमओ बैठेगा और हमारा अध्यक्ष होगा, हमारा उपाध्यक्ष होगा, और 15 बाई 15 वार्ड हमने पार्षद की जो नियुक्ति हुई है, हर वार्ड बाई वार्ड जो क्षेत्र का विकास बढ़ेगा। 7 नंबर वार्ड से हैं आपने बताया, तो आप बताइए कि 7 नंबर वार्ड में किस तरह की समस्याएं हैं आपके यहाँ पे? समस्याएं जैसे हमारा ग्राम डगा जो सांसद महोदय का गोद लिया हुआ गाँव है, वहाँ की मूलभूत सुविधा क्या है आप जाके क्षेत्र में देख ही सकते हैं। आप उम्मीद कर रहे हैं कि नगर परिषद का चुनाव होगा, नए पार्षद बनेंगे तो विकास होगा वहाँ का। आप लोग बताइए, आप बताइए कि नगर अभी तक सिर्फ ग्राम पंचायत हुआ करती थी और अब ये नगर परिषद हो गया है बरगवा, तो क्या लग रहा है कि विकास की रफ्तार बढ़ेगी? अब बढ़ेगी साहब, जरूर बढ़ेगी। कैसे, क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पे? बहुत समस्या बनी, सड़क बनी, सब टूट फूट गई नहीं बन पा रहा है। अब यह विकास बाकी माने जो नया बनी तो नया आदमी बना, नया विकास करे, बस इतने बात। तो मतलब उम्मीद है कि विकास होगा? जी, उम्मीद तो है कि विकास होगा। ये एक और हमारे साथ में जो कैंडिडेट हैं 7 नंबर वार्ड के, वो हैं। बताइए किस तरह से समस्याएं हैं और जीतने के बाद क्या करेंगे आप? गांव में बहुत समस्याएं हैं। लोगों के घर तक के लिए रोड नहीं है, पानी के लिए हैंडपम्प नहीं है और बिजली भी नहीं है किसी घर में। हम ये भी घूम के देख चुके हैं। स्कूल की व्यवस्था तो डगमगा ही रही है, आप देख ही रहे हैं। चिकित्सा की व्यवस्था वही है, लचर है। तो हम यही कोशिश करेंगे आने के बाद कि गाँव में ये जो सुविधाएँ नहीं हैं उनको देने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर के बरगवा नगर पंचायत की तस्वीर कुछ इस तरह से है, क्योंकि पहली बार ये यहाँ पे जो चुनाव हो रहे हैं और पहली बार इसका नवगठित ये पूरी तरह से नगर परिषद है। तो मुद्दे बहुत से हैं, क्योंकि लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि यहाँ पहले ग्राम पंचायत था, ग्राम पंचायत स्तर पे जो विकास होने चाहिए थे वो नहीं हुए हैं। अब लोगों को उम्मीद इस बात की है कि नगर परिषद का गठन होगा, नई नगर परिषद है। हर वार्ड के जो लोग हैं, क्योंकि यहाँ की जो 5 जो अपनी ग्राम पंचायतें थी, 5 ग्राम पंचायतों को मिला करके इस नगर परिषद का गठन किया गया है, तो लोगों को विकास की अपार संभावनाएं दिख रही हैं। राज द्विवेदी, न्यूज़ 18 सिंगरौली। और वहीं सिवनी के लखनादौन में इस बार विकास का मुद्दा हावी है। भारी भरकम फंड के बावजूद अभी तक लखनादौन का विकास नहीं हो पाया है। लखनादौन नगर परिषद क्षेत्र में साफ और पर्याप्त पानी, पक्की सड़क, स्वच्छता की कमी नजर आती है। शहर का आधा हिस्सा आज भी अवैध कॉलोनियों से भरा हुआ है। तंग गलियां भी आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। आपको बता दें कि खराब सीवेज सिस्टम की वजह से बारिश के वक्त सड़कें नालों में तब्दील हो जाती हैं। बीते 20 सालों से लखनादौन में निर्दलीय उम्मीदवार अध्यक्ष रहा, लेकिन निर्दलीय अध्यक्ष का सत्ताधारी दलों से तालमेल नहीं रहा, जिसका असर शहर के विकास पर पड़ा है। कई प्रोजेक्ट तो यहाँ पर आए, लेकिन इरादे और वादे अधूरे रह गए। लखनादौन में इस बार फिर बीजेपी और कांग्रेस विकास के वादों के साथ उतरी है और अब देखना होगा कि जनता किसके हक में फैसला सुनाती है। लगभग 20 साल मैं, मेरी माँ, मेरे भाई वहाँ के अध्यक्ष रहे और वहाँ की वजह से ही हम आज सिवनी के विधायक बन पाए। तो जो मूलभूत सुविधाएं हमें तत्काल उपलब्ध कराना चाहिए वो प्राय नगर में लखनादौन में हो चुकी है। अब हमारी भारतीय जनता पार्टी के सामने बस सबसे बड़ा जो काम दिख रहा है कि वहाँ पर खेल ग्राउंड से लेके कुछ शॉपिंग और माल डेवलप करना है और इन छोटे छोटे कुछ और काम फिर बचे हैं, ज़्यादा काम तो है नहीं। मुद्दे तो बहुत सारे हैं वहाँ पर और
माननीय कमलनाथ जी के मार्गदर्शन और उनके निर्देशानुसार हमारी पूरी तैयारी है वहाँ चुनाव लड़ने की, पूरी दमखम के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। 20 साल से लखनऊ शहर के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए संगठनात्मक रूप से भी हमने पूरी तैयारी की हुई है। हमने वहाँ प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। हमारी पूरी पारदर्शिता के साथ पार्षदों को टिकट दी जाएगी और प्रदेश संगठन की जो गाइडलाइन है, जो मार्गदर्शन है, जो निर्देश है, उसके अनुरूप हम वहाँ प्रत्याशियों का चयन करेंगे। और नगरीय निकाय चुनाव के ऐलान के बाद चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा दूसरे दल भी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। डिंडौरी में भी निकाय चुनाव होने हैं और यहां चुनावी हलचल भी तेज होती नजर आ रही है। डिंडौरी को जिला बने करीब 24 साल बीत चुके हैं, लेकिन ये नगर परिषद अभी तक नगर पालिका नहीं बन सका है। डिंडौरी नगर परिषद के 19 वार्डों में करीब 16,000 मतदाता हैं। फिलहाल यहाँ बीजेपी का कब्जा है। पिछले 5 सालों में परिषद का बजट करीब 3 अरब था, जिसमें विकास के तमाम काम किए गए, लेकिन अभी भी यहाँ बुनियादी सुविधाओं की कमी एक बड़ा मुद्दा है। विपक्ष का कहना है कि नगर पालिका नहीं बनाए जाने की वजह से डिंडौरी नगर परिषद का विकास ठीक से नहीं हो पाया है। नर्मदा तट पर बसे डिंडौरी शहर का गंदा पानी नदी में जाकर मिलता है, जिससे नर्मदा का प्रदूषण भी बढ़ रहा है। घाटों को सुंदर बनाने पर तो जोर दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी बड़ी समस्याएं अभी भी मुंह बाए खड़ी हैं। तो बुनियादी सुविधाओं की कमी यहां पर एक बड़ा मुद्दा माना जा रहा है। डिंडौरी की ये जानकारी आपको दे रहे हैं। नगर परिषद में चुनावी हलचल जरूर है। नर्मदा माई में तो इतनी गंदगी है सर, मैं बता रहा हूँ। नर्मदा जी के दोनों तट पे इतने गंदे नाले बह के उसी में मिल रहे हैं। शाम को अगर आचमन करने जाते हैं, अपन पूजा करने जाएं तो जल जैसे लेते हैं तो आचमन करने की इच्छा नहीं होती। डिंडौरी नगर परिषद जो लगभग 500-600 गाँव के बीच की एक जिला मुख्यालय की नगर परिषद है। सर्वप्रथम तो यही कार्य मैं आपसे बोलूँगा कि नगर परिषद का नगर पालिका में उन्नयन ना हो पाना ये एक बहुत बड़ा आवश्यकता थी हमारी नगर परिषद की। और हम चूंकि मुख्यालय की नगर परिषद है तो हमारा मौलिक अधिकार यहाँ के लोगों का कि नगर परिषद को नगर पालिका में उन्नयन होना चाहिए, ताकि हमारी विकास की राशि अधिकाधिक कर सके, हम लोगों को, जनता को राहत दे सके। लगभग 3 अरब का हमने बजट रखा था और उनके माध्यम से लगातार विकास के कार्य पूरे नगर में चल रहे हैं। इसमें जब हम बड़े विकास कार्यों की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास के रूप में भी हम गरीबों को मकान देने का काम कर रहे हैं। साथ में मां नर्मदा में जो गंदा पानी जो मिलता था उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से 32 करोड़ की एक सीवर लाइन का प्रोजेक्ट का काम भी यहाँ चल रहा है। डिंडौरी के मुख्य मार्गों के सौंदर्यीकरण के लिए हमने विद्युतीकरण के कार्य जो लगभग 2-3 करोड़ के आसपास के हैं, साथ में डिवाइडर का निर्माण, दोनों तरफ फुटपाथ का निर्माण जो पेवर ब्लॉक के रूप में अभी काम प्रारंभ है। गरीब जनता की जो सुनवाई होना चाहिए वो नहीं हुआ। शहर को सजाने की दृष्टि से जो प्रयास करने की कोशिश किया गया उसमें गरीब जनताओं का भागीदारी सुनिश्चित नहीं किया गया और ज़्यादातर गरीब आदमियों को विस्थापित करने में ज़्यादा दिमाग चलाते रहे। अरे गरीब लोग कौन हैं? नगर परिषद के वो मतदाता हैं। आपके मतदाता अगर कहीं रोजी रोटी से जुड़े हुए हैं तो उनको सबसे पहले व्यवस्थित जरिया दो ताकि वो भूखे मरने की स्थिति पर ना पहुंचे। और डिंडौरी के शाहपुरा नगर परिषद में भी चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा दूसरे दल भी अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। बात अगर शाहपुरा नगर परिषद की करें तो वार्डों की संख्या 15 है और कुल मतदाता 8,123 हैं। क्षेत्र में तालाब के सौंदर्यीकरण के नाम पर करीब 3 साल पहले 2.5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए, लेकिन तालाब में लोहे की रेलिंग, बाउंड्री वॉल और कंक्रीट सड़क का निर्माण सालों गुजर जाने के बाद भी अधूरा पड़ा हुआ है। शहर के बीचों बीच स्थित प्राचीन तालाब के अंदर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। बीजेपी पार्षद हारून मंसूरी ने नगर परिषद अध्यक्ष पर तालाब के सौंदर्यीकरण के नाम पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। स्थानीय विधायक भूपेंद्र मरावी भी मानते हैं कि नगर परिषद का समुचित विकास नहीं हो पाया है। साथ ही आगामी नगरीय निकाय चुनाव में वो नगर में कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा करते भी नजर आ रहे हैं। हमारे यहाँ नगर परिषद में जब से हम लोगों ने पदभार ग्रहण किया है तब से नगर के स्वरूप को हम लोगों ने बदला है हमारे सभी पार्षदों के सहयोग से, जिसमें मुख्य रूप से हमारे यहाँ महंगी तालाब का सौंदर्यीकरण, बस स्टैंड में मार्केट निर्माण, मानस भवन में मार्केट निर्माण, शहीद
स्मारक का उन्नयन करके शहीदों की प्रतिमा को स्थापित करना, 100 फीट तिरंगा झंडे का निर्माण और खेर माता मंदिर के निर्माण के लिए राशि आवंटित किया, जिसका निर्माण कार्य प्रगति में है। ऐसे करके हमारे नगर में कम से कम 7 सामुदायिक भवन के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। हमारे नगर में जो काम होना था वो 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ। जो इसके पहले परिसर के अध्यक्ष थी उनने रोड बनवाया था, ये अध्यक्ष ने रोड तक खुदवा दिया और किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ। हमारे नगर में सिर्फ जो है रेस्ट हाउस वाली रोड बनी है मात्र, उसके अलावा नगर का कोई काम नहीं हुआ। हाँ, उसमें नगर पंचायत के इसमें हो रहा, इसमें करोड़ों रुपया तो खर्च हो रहा है मगर इसका कोई हिसाब लेने वाला नहीं है। हमारे यहाँ के कोई ना नेता ने हिसाब लेने वाले हैं, ना बीजेपी में है ना कांग्रेस में है। वो अपना मनमानी कर रहा है और अपना हिसाब से कर रहा है। अभी छोटी दुकानों का भी निर्माण हुआ, सड़कों का भी कुछ हुआ और हम लोगों का जो प्लान है नगर परिषद की आगामी समय में नगर परिषद की जगह में नगर पालिका बने, ताकि निश्चित ही नगर परिषद का शहपरा का विकास अच्छे से हो सके। और इस बीच एक बड़ी खबर ग्वालियर से आपको बता दें, इमरती देवी सुरेश राज्य में नोकझोंक हुई है। पूर्व मंत्री इमरती देवी और कांग्रेस विधायक सुरेश राज्य में नोकझोंक की जानकारी सामने आ रही है। डबरा सिटी थाने क्षेत्र के सहराई में पहुंचे थे दोनों नेता। पार्षदों की खरीद फरोख्त के आरोप पर बहस छिड़ी, विवाद बढ़ता देख पुलिस ने बीच बचाव किया है। इमरती देवी ने विधायक पर पार्षद बेचने के आरोप लगाए हैं। विधायक ने कहा कि जो खुद बिका हो वो क्या आरोप लगाएगा। इमरती देवी और कांग्रेस विधायक में नोकझोंक हुई है। इमरती देवी और सुरेश राज में हल्की नोकझोंक। आपको बता दें कि पार्षदों की खरीद फरोख्त के आरोप पर दोनों के बीच बहस हो गई। हालांकि विवाद को बढ़ता देख पुलिस ने बीच बचाव किया है। विधायक पर पार्षद बेचने के आरोप इमरती देवी की तरफ से लगाए गए हैं। बता दें कि ग्वालियर से जानकारी सामने आ रही है कि इमरती देवी और सुरेश राज्य के बीच नोकझोंक हुई है। विवाद बढ़ता देख पुलिस ने बीच बचाव किया है। हालांकि विधायक पर पार्षद बेचने के आरोप लगाए गए, जिसको लेकर विधायक ने कहा कि जो खुद बिका हो वो क्या आरोप लगाएगा। इमरती देवी कांग्रेस विधायक पे नोकझोंक की जानकारी। दोनों ही सरहाई क्षेत्र में पहुंचे थे और पार्षदों की खरीद फरोख्त के आरोप पर दोनों के बीच बहस छिड़ गई। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इमरती देवी कांग्रेस विधायक सुरेश राजे, इनके बीच नोकझोंक। तुमने बेचे कितने खरीदे? तुमने बेचा मेरे को पूरे पार्षद। कौन सा पार्षद गया मैं तुम्हारे पास लेके? पूरे बुला लिया। हमारे पास कौन सा पार्षद लेके गया? कैसे लगा तुमने आरोप कैसे लगाया? एक सीमा होती है तुम्हारे पास। अरे मत ही लड़ो, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं। ठीक है ना? पैसा नहीं हुआ और बिकाई लोग क्या बात करेंगे? तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। ग्वालियर से तस्वीरें सामने आई है। इमरती देवी और कांग्रेस विधायक के बीच तीखी नोकझोंक खरीद फरोख्त को लेकर ये बहस छिड़ी। हालांकि पुलिस ने भी बीच में पहुंचकर बीच बचाव किया। अरे मत ही लड़ो। उधर सतना में कांग्रेस ने रामनगर कस्बे में शक्ति प्रदर्शन किया और रामनगर थाने का घेराव किया है। कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी के साथ साथ महिला पार्षद दीपा मिश्रा के खिलाफ दर्ज मामले के विरोध में प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष के नेतृत्व में हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ता घेराव में शामिल हुए और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग को तोड़कर थाने के अंदर जाने की भी कोशिश की है। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झूमाझटकी हुई। प्रदर्शन के बाद रामनगर से गुरसरी तक पैदल भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई। तस्वीरें इस प्रदर्शन की आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सतना में देखिए किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की और
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़कर धक्का मुक्की भी की। आगे बढ़ते हैं, रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को नोटिस भेजा है। अरुण साव को कांग्रेस ने नोटिस भेजा है, कानूनी नोटिस है ये। कांग्रेस ने अरुण साव से सवाल पूछे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कब और किस तारीख को हलफनामा दिया था? सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने कब हलफनामा दिया था? कांग्रेस ने कब श्री राम के अस्तित्व को नकारा है? कांग्रेस ने श्री राम सेतु को तोड़ने का खाका कब और कहां तैयार किया था? श्री राम जन्मभूमि में मस्जिद बनाने का वादा कब और किस नेता की तरफ से किया गया? आरोपों की प्रामाणिकता क्या है? कांग्रेस की तरफ से सवाल पूछे गए हैं। 15 दिनों में कांग्रेस ने नोटिस का जवाब भी मांगा है। जवाब नहीं देने पर मानहानि का दावा कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी ममता लांजेवार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही है। ममता, क्या कुछ है पूरा मामला, क्योंकि अरुण साव के नाम इस बार नोटिस है? देखिए, कांग्रेस ने अरुण साव को कानूनी नोटिस भेजा है और ये अरुण साव ने अलग अलग जगहों पे जो बयान दिए थे उसको लेकर नोटिस भेजा है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि जो अरुण साव ने कहा था कि राम सेतु को तोड़ने का खाका जो है वो कांग्रेस ने तैयार किया था, उस पर सवाल किया है कि उन्होंने कांग्रेस ने कब ऐसा किया था। और इसके साथ ही अरुण साव ने अपने बयान में ये कहा था कि राम जन्मभूमि में मस्जिद बनाने का वायदा भी कांग्रेस ने किया था। इस पर उन्होंने सवाल किया है कि ये कब कांग्रेस ने किया था और कहाँ किया था। ममता, इस बीच आपको रोकना चाहूंगी, क्या कुछ कहा गया है कांग्रेस की तरफ से? एक बार हम दर्शकों को सुना देते हैं। जो क्वेश्चन उन्होंने उनसे जो पूछे हैं वो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में कब तथा किस तारीख और सन को हलफनामा दिया है जिसमें भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया गया है। इस संदर्भ में वो दस्तावेजी साक्ष्य सहित हमें जवाब दें। दूसरा प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी ने श्री राम सेतु को तोड़ने का खाका तैयार कब तथा किस तारीख और सन को किया था? इस संदर्भ में भी दस्तावेजी साक्ष्य के रूप दस्तावेजी से उत्तर उनसे मांग की गई है। तीसरा प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी ने श्री राम जन्मभूमि पर मस्जिद बनाने का वादा कब तथा किस तारीख और सन को किया था? इस संदर्भ में भी दस्तावेज से जवाब उनसे मांगा गया। एक बार फिर रुक करेंगे ममता का। ममता, देखिए, जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से प्रश्न उठाए गए हैं, मुझे लगता है कि राम पर सियासत अब छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से शुरू होने वाली है। ममता, बिल्कुल, देखिए, और ये बयान जो है वो काफी पहले अरुण साव ने दिए थे। बीच बीच में लगातार उनके इस तरह के बयान आ रहे थे और इसी को लेकर अब कांग्रेस ने नोटिस भेजा है और ये भी कहा है कि 15 दिनों तक यदि वो जवाब नहीं देते हैं तो ऐसे में कानूनी जो मानहानि का दावा जो है वो किया जाएगा, मानहानि का दावा ठोका जाएगा। और इसी को लेकर कांग्रेस ने के जो तमाम जो संचार विभाग के जो प्रमुख है और उसके साथ ही जो प्रवक्ता है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और ये कहा है अरुण साव को कि इस पर जो है वो जवाब दें और यदि 15 दिनों के भीतर जवाब नहीं दिया जाता है तो ऐसे में कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। खासतौर पर अगर बात करें तो मानहानि का दावा ठोका जाएगा। ठीक है, शुक्रिया आपका ममता इस पूरी जानकारी के लिए। तो लगातार कांग्रेस की तरफ से ये पूछा जा रहा है कि आखिर कब राम मंदिर को लेकर ये बड़े दावे कांग्रेस ने किए थे और उन साहब को नोटिस भेजा जा चुका है और जवाब तलब किया है। और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। संजय जी, किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? जी, जरा मामला बता दीजिए। कांग्रेस की तरफ से अरुण साव जी को नोटिस भेजा गया है, कई सारे प्रश्न पूछे गए कि आखिर राम मंदिर को लेकर कब बयान दिया गया कांग्रेस की तरफ से, क्या कुछ कहेंगे इस पर? हर एक सवाल का जवाब मिलेगा और उत्तर मिलेगा, कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन राम मंदिर पर बार बार सवाल खड़ा करना, अरे जब आप देश के सामने एक्सपोज हो गए हो, क्या कपिल सिब्बल जी कोर्ट में जाकर उनका विरोध नहीं किए थे? हलफनामा भी प्रस्तुत किया जाएगा। क्या राम सेतु के लिए नहीं हलफनामा दिया गया था या उसको काल्पनिक नहीं कहा गया था? राम मंदिर के लिए चंदा नहीं पूछ रहे थे? तमाम प्रकार के विषय सामने एक एक का जवाब दिया जाएगा। बल्कि कांग्रेस इस बात के लिए अब तैयार हो जाएगी, जब उनसे प्रश्न पूछेंगे तो उनको भी जवाब देना पड़ेगा, आरोप का प्रत्यारोप नहीं करेंगे। जो सवाल खड़े होंगे कि कपिल सिब्बल जी ने राम मंदिर के निर्माण को टालना चाहा था कि नहीं लोकसभा के चुनाव को लेकर, ऐसे अनेकों प्रश्न हैं। अब उन्होंने वहां से पारी खेली, गेंद इधर फेंकी है, तो इतनी गेंदें जाएंगी, इस गेंद में ये दब जाएंगे, इनको जवाब देते नहीं बनेगा। तो मुझे लगता है देखिए, राम मंदिर के विषय पे बार बार ये परेशान क्यों होते हैं आखिर?
राम मंदिर का निर्माण हो गया, प्रशस्त किया मार्ग। कभी ये पूछते थे ना हमसे कि रामलला हम आएंगे लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। सब कुछ बता दिया हमने, तारीख भी बता दिया, राम मंदिर का निर्माण भी प्रारंभ हो गया है। तो मुझे लगता है कि अभी इन्होंने तात्कालिक प्रश्न किया है, अभी किया है। निश्चित रूप से प्रदेश अध्यक्ष जी को यदि उन्होंने भेजा नोटिस, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। और जब जवाब मिल जाएगा तो ये भी लिखित में बता दें कि उसका जवाब दे पाने की स्थिति इनकी रहेगी कि नहीं, क्योंकि ये तो प्रश्न दागकर भाग जाते हैं और जब वहां से प्रतिप्रश्न जब होता है तब ये दाएं बाएं देखते हैं, तब इनका जवाब नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि गंभीरता होनी चाहिए संजय जी, और इंतजार रहेगा कि किस तरह से जवाब बीजेपी की तरफ से दिया जाता है। हालांकि कई बड़े सवाल अरुण साहब जी को भेजे गए हैं, कांग्रेस की तरफ से नोटिस का जवाब भी मांगा है। आगे बढ़ते हैं। भिंड जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। बदमाशों और पुलिस की फायरिंग काफी देर तक चलती रही और इस दौरान बदमाशों ने पुलिस अपने सभी हथियार खेत में बने कुएं में फेंक दिए और पुलिस के सामने समर्पण कर दिया। मुठभेड़ की एक घटना शुक्रवार की रात 2 बजे की है। बदमाशों ने जब देखा कि पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है और उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो बदमाशों ने अपने हथियार खेत में ही बने कुएं में फेंक दिए। 5 बदमाशों को अपनी हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने कुएं में फेंके गए हथियारों को निकालना शुरू किया और काफी मशक्कत के बाद 5 हथियार बरामद कर लिए गए। अभी उनकी पूछताछ की जा रही है, उसमें उनके आपराधिक रिकॉर्ड के विषय में भी जांच की जा रही है और इससे पहले पूर्व में किन किन गतिविधियों में संलिप्त रहे, वर्तमान में वो क्या कर रहे थे, किस उद्देश्य से इकट्ठे थे और क्या करने का उनका प्लान था, इसके विषय में। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए